हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब अकल आती दिखाई दे रही है। दोस्तों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को कहा, हम भारत के साथ चाहते हैं स्थायी शांति। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर शहबाज शरीफ ने दोस्तों भारत के साथ शांति को लेकर और क्या क्या बातें कही है। दोस्तों आतंकवाद के मुद्दे पर क्या बात की है इन्होंने, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी क्या कहा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी जवानों के साथ आसमान में भारत ने दिखाया अपना दम, भारतीय सेना का ड्रैगन पर वज्र प्रहार। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कर देगा हमला। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्यों ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल को लेकर दोस्तों आम आदमी पार्टी के ऐलान से बीजेपी क्यों हो गई खुश। दोस्तों पूरी बात आपको बताने वाले, तो आराम से बने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है दोस्तों, और आपको अपने भारत के विदेश नीति पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कश्मीर पर बोले पीएम शहबाज शरीफ। कहा, भारत के साथ हम स्थायी शांति चाहते हैं, युद्ध समस्या का हल नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से भारत के साथ स्थायी शांति यानी परमानेंट पीस चाहता है दोस्तों, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने का विकल्प नहीं है, ऐसा उनका कहना है। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे के समाधान से जुड़ी हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने और 5 अगस्त 2019 को राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोस्तों बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में व्यापार, अर्थव्यवस्था और अपने लोगों की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना पर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए खर्च करता है, न कि आक्रमण के लिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के बारे में एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि देश का आर्थिक संकट हाल के दशकों में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ संरचनात्मक समस्याओं से उपजा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ का दोस्तों शांति वाला बयान तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों शहबाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पर शांति से बात करके बातचीत से हल निकालने की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल चुका है कि लड़ करके, युद्ध करके वो कश्मीर को हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब वो शांति से कश्मीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों बात चाहे शांति से हो या फिर युद्ध करके हो दोस्तों, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। ये बात जब तक पाकिस्तान नहीं मान लेता है दोस्तों, तब तक शांति से कोई बात हो ही नहीं सकती। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब कश्मीर भारत का ही है दोस्तों, तो इस पर बातचीत ही क्या करना, वो भी शांति से। ऐसे में शहबाज शरीफ की इन बातों को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि कश्मीर के अलावा भारत हर शांति देने को तैयार है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा कर सके तो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत ने बार बार कहा है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक भारत के साथ शांति की बात पाकिस्तान सोचे भी ना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय जवाब तो बनता ही है दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय सेना का ड्रैगन पर वज्र प्रहार, अमेरिकी जवानों के साथ आसमान से दिखाया दम। बता दे भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव के बीच हिमालय प्रदेश में चीनी सीमा के पास भारतीय जवानों ने आसमान में अपना दम दिखाकर अपनी वीरता का परिचय दिया है। आपको बता दें अमेरिका और भारतीय सेना के विशेष बल संयुक्त अभ्यास के तहत प्रशिक्षण और विशेष अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। इस संयुक्त अभ्यास को वज्र प्रहार का नाम दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच अभ्यास का 13वां संस्करण है। आज के सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों ने हजारों फीट की ऊंचाइयों पर से कूदकर अपनी असीम वीरता का परिचय दिया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव के बीच हिमालय प्रदेश में चीनी सीमा के पास भारतीय जवानों ने आसमान
मैदान में अपना दम दिखाया है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा से कुछ ही दूरी पर भारतीय और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ये युद्धाभ्यास जारी है। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने शनिवार को एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय और यूएस आर्मी के विशेष बल संयुक्त अभ्यास के दौरान जी-पैड्स का उपयोग करके लोड को सटीक रूप से गिराने और हजारों फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल मुकाबला का अभ्यास किया। जी हां दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, इस वीरता का परिचय देने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चीन क्या किसी भी वक्त ताइवान पर कर देगा हमला। बॉर्डर के पास दिखे 21 लड़ाकू विमान और जहाज, अब क्या करेगा अमेरिका, बता दें। ड्रैगन के तेवर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो सैन्य अभ्यास की आड़ में ताइवान को हड़पने की फिराक में है। ये बात दोस्तों इसलिए कही जा रही है क्योंकि ताइवान ने अपने सीमा के पास चीन के 21 लड़ाकू विमान और 5 नौसैनिक जहाज ट्रैक किए हैं दोस्तों। खबर यह है कि चीनी लड़ाकू विमानों और उनके नेवी जहाजों ने ताइवान जल डमरू मध्य रेखा यानी कि ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को भी पार किया है दोस्तों। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि शुक्रवार शाम 5 बजे उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया है। बड़ी खबर, बता दें कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन इस वक्त पूरे मूड में है। वो ताइवान पर हमला करके अमेरिका को बताना चाहता है कि वो ताइवान की रक्षा नहीं कर सकता है। इससे चीन एक तीर से 2 निशाना लगाने की फिराक में है। एक तो वो ताइवान पर कब्जा भी कर लेगा और अमेरिका का ताइवान की रक्षा करने का वचन को भी झूठा साबित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर ताइवान की बात करें तो चीन हमला करेगा तो ताइवान भी तैयार है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक चीन के JH-7 और Su-30 फाइटर जेट ने ताइवान के उत्तरी छोर पर मीडियन लाइन को पार किया। तो वहीं ताइवान के मंत्रालय ने कहा कि उसने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, नौसेना के जहाजों और वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को चीनी गतिविधियों की निगरानी और उसका जवाब देने के लिए तैयार रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है अगर चीन दोस्तों ताइवान पर आक्रमण करता है, उस पर अटैक करता है, तो क्या अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए दोस्तों आगे आएगा या फिर अमेरिका बस हवाई बातें कर रहा है दोस्तों कि वो ताइवान के संप्रभुता को बचाने के लिए तत्पर खड़ा है। क्या लगता है दोस्तों, आपको कमेंट करके अपनी राय, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारतीय हथियारों से पाकिस्तान हुआ खौफ जदा, पड़ोसी देश बिना उकसावे के ही मर रहा है अनर्गल आरोप। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के हथियारों से पाकिस्तान डर गया है दोस्तों और भारत पर बेवजह गलत आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही दोस्तों, जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब के आदमपुर और हलवारा वायुसेना स्टेशन पर S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती के बारे में पूछा गया था दोस्तों, जो पाकिस्तान सीमा से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हथियारों की होड़ पाकिस्तान के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने से हमारे क्षेत्र में असंतुलन पैदा हुआ है, जो कि अब और बढ़ गया है। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उन चिंताओं को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया है और इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में संबंधित मंचों पर भी उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो सैन्य क्षमता हासिल की है उसका लगभग 70% वास्तव में पाकिस्तान के खिलाफ निर्देशित या तैनात किया गया है। इसलिए जाहिर है कि हम सभी संबंधित घटनाओं के बारे में बहुत चिंतित है। तो सुना दोस्तों आपने पाकिस्तान का ये बयान भारत के हथियारों के मामले में इम्प्रूवमेंट्स को लेकर दोस्तों, क्योंकि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है दोस्तों। भारत प्रगति के राह पर है। भारत अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में प्रोग्रेसिव बना रहा है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत हथियार जुटा रहा है, भारत अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही, यानी कि उसको लगता है कि भारत उन हथियारों से पाकिस्तान पर ही हमला करेगा और इसीलिए भारत ऐसा कर रहा है। जबकि दोस्तों भारत अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं, ऐसे में डिफेंस को मजबूत करना नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाती है दोस्तों। अगर आप भी मोदी सरकार के इन डिफेंस सिस्टम में और डिफेंस क्षेत्र में प्रोग्रेस का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा आप सभी, और पाकिस्तान को इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। बात करें अगली और बड़ी
बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बांदीपोरा में एक आतंकी हुआ गिरफ्तार। AK-47 राइफल के साथ 59 गोलियां बरामद। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस को शनिवार को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, इस आतंकी का नाम इम्तियाज बेग उर्फ ईना भाई बताया गया है। दोस्तों, पुलिस को उसके पास से बड़ी मात्रा में भड़काऊ सामग्री और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 2 AK मैगजीन और 59 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस चौकी के पास IED विस्फोट, 2 पुलिस अधिकारी भी गए मारे। जी हां, पाकिस्तान का अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस चौकी के पास IED विस्फोट में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए। देश के सुरक्षा बलों पर यह ताजा लक्षित हमला है। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने बाजौर की दाम डोला तहसील में एक पुलिस चौकी के पास IED लगाया, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की मौत मौके पर ही हो गई। जी हां दोस्तों, यानी कि 2 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास फिर से शुरू। तालिबान ने कहा, हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, भारत और तालिबान सरकार के बीच एक बार फिर राजनयिक संबंध, बोले तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हो गए हैं। सोमवार को काबुल में भारतीय दूतावास में कामकाज शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, तो वहीं तालिबान ने भारत के इस कदम की सराहना की है और भारतीय राजनयिकों यानी इंडियन डिप्लोमेट्स को पूर्ण समर्थन और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही तालिबान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि चीन को अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा यानी आर्मी बेस बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब काबुल में भारतीय दूतावास को अस्थायी यानी टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अब सोमवार से यानी कल से काबुल में फिर से भारतीय दूतावास में कामकाज शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर समुद्र में टकरा गए जापान के टैंकर और चीन का कार्गो शिप, बाल बाल बचा जहाज हो सकता था बहुत बड़ा हादसा। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी जापान तट के निकट एक जापानी रासायनिक टैंकर जहाज और एक चीनी मालवाहक जहाज की टक्कर हो गई। तटरक्षक बल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस घटना में रयोशिन मारू नामक टैंकर पर सवार 6 जापानी चालक दल में से कोई भी घायल नहीं हुआ, जबकि बेलीज पंजीकृत मालवाहक जहाज शिनहाई 99 पर सवार 14 चीनी चालक दल भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, कुशीमोतो तटरक्षक बल के एक अधिकारी के अनुसार शनिवार तड़के हुई इस टक्कर की जांच की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी खबर की बात करें, जहां महबूबा मुफ्ती ने लगाई विपक्षी एकता की गुहार। इस बात से कांग्रेस पर भड़की PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती। बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विपक्षी एकता की गुहार लगाई है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस को खरी खोटी भी सुनाई है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस मुखर है दोस्तों, और उसने मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की भी मांग की है और इस बात के लिए महबूबा मुफ्ती कांग्रेस के खिलाफ भड़क उठी। दोस्तों, वहीं मुफ्ती ने आम आदमी पार्टी को दमदार विपक्ष बताते हुए उसकी तारीफ की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जबकि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, हमें एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है कि कांग्रेस पार्टी हितों से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसके साथ ही मुफ्ती ने आम आदमी पार्टी को एक अजय विपक्ष बताया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस खुद भी ईडी का शिकार बन चुकी है, इसके बावजूद वो भाजपा के प्रोपेगेंडा के सुर में सुर मिला रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकता पर जोर दिया। ऐसे में दोस्तों, आप लोग महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट को साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्षियों पर दोस्तों शिकंजा कस रही है, जबकि महबूबा मुफ्ती को अपने ऊपर भी इस बात का डर सता रहा है दोस्तों, और इसी वजह से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और कांग्रेस मूक दर्शन बनकर जिस प्रकार से देख रही है दोस्तों, कांग्रेस को एक्शन लेने के लिए महबूबा मुफ्ती उकसाने की राजनीति करते दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के इन बयानों को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, अवैध फंडिंग मामले में FIA कर सकती है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों। उनकी ये गिरफ्तारी
की संघीय जांच एजेंसी बोले तो FIA के लगातार समन भेजे जाने के बाद हो सकती है। दरअसल अवैध फंडिंग मामले में FIA ने इमरान खान को पूछताछ के लिए बुधवार को समन भेजा था दोस्तों, लेकिन इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें दूसरा समन शुक्रवार को भेजा गया दोस्तों। इसके बावजूद भी इमरान खान जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगातार समन के बावजूद पेश न होने के कारण पाकिस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि एजेंसी के कुछ सूत्रों का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का अंतिम निर्णय 3 नोटिसों के बाद लिया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका की स्थिति को भारत समझता है, चीनी पोत को अनुमति देने पर बोला पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। जी हां, श्रीलंका ने चीन के जासूसी पोत युआन वांग 5 को अपने देश के तट पर पहुंचने की अनुमति को लेकर सफाई दी है दोस्तों। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरीन फर्नांडो ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि ये कोई बड़ा कूटनीतिक विवाद नहीं पैदा करेगा, क्योंकि भारत इसकी स्थिति को समझता है। श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद आए फर्नांडो ने कहा कि चीन ने श्रीलंका में काफी निवेश किया है और अतीत में उसकी जरूरतों को समझा है। जी हां दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने पोत की जासूसी क्षमताओं और इसकी यात्रा के उद्देश्यों पर भी चिंता जताई है दोस्तों। आगंतुक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है और उसके हर किसी से अच्छे संबंध है। मैं आश्वस्त हूं कि भारत इस बात को समझता है। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे कूटनीतिक संबंध है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अधिकारी इस पोत को दोहरा उपयोग वाला मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों फर्नांडो ने भारत में आकर के मीठी मीठी बातें की है दोस्तों, और भारत सब समझता है कह करके कन्नी काटने की कोशिश की है दोस्तों। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं बताइएगा जरूर, क्योंकि भारत ने जब मना किया दोस्तों, उसके बावजूद भी श्रीलंका ने चीनी पोत को अपने पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी दोस्तों। ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। एक और बड़ी खबर की बात करें, लेकिन वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, बार बार आपको रिमाइंड किया जा रहा है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां अमेरिका के चिप्स एक्ट का नहीं है चीन के पास कोई जवाब, बढ़ेगी उसकी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट से चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। विशेषज्ञों की राय है कि चीन इसका निकट भविष्य में माकूल जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस कानून का मकसद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन के बढ़ रहे प्रभाव को नियंत्रित करना है। इस कानून के तहत अमेरिका में कंप्यूटर चिप का निर्माण करने वाली और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान करने वाली कंपनियों को अमेरिकी सरकार $280 बिलियन की सब्सिडी देगी दोस्तों। और इस बिल के संभावित असर के बारे में विशेषज्ञों का आकलन चीन की चिंताएं बढ़ाने वाली है दोस्तों। थिंक टैंक यूरेशिया ग्रुप में भू तकनीक विशेषज्ञ शिया ओ मेंग लू ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि चीन के पास तुरंत कोई ऐसी नीति अपनाने का विकल्प है जिससे वो इस अमेरिकी कानून का जवाब दे सके। चीन के पास ऐसे चिप बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है दोस्तों। बात करें एक और खबर की, जहां पर ताइवान के विदेश मंत्री ने किया आगाह, कहा ड्रैगन का विस्तारवादी रवैया दक्षिण चीन सागर तक ही लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। जी हां, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने शनिवार को फिर चीन की विस्तारवादी रवैये पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतंत्रों को बीजिंग की इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। वू ने एशिया और उसके बाहर चीन की बढ़ती हरकतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के एकजुट होने का समय है। चीन की हरकतें ताइवान या दक्षिण चीन सागर तक सीमित नहीं है। सोलोमन द्वीप में चीन के बढ़ते दखल को लेकर ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है। चीन जिबूती में भी आधार बनाने में लगा हुआ है। बढ़ते और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अगले सप्ताह कोलंबो का दौरा करेगा IMF का दल, वित्तीय सुधारों पर चर्चा संभव। जी हां, श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों। पिछले दिनों हुए देशव्यापी प्रदर्शनों, राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF का एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल जल्द ही कोलंबो की यात्रा कर सकता है दोस्तों। माना जा रहा है कि IMF का दल सरकार के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह ही कोलंबो पहुंच सकता है। जी हां, जानकारी के मुताबिक 24 से 31 अगस्त के दौरान IMF का दल कोलंबो की यात्रा कर सकता है दोस्तों। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भारी तबाही, कई घर और पुल बहे, 28 लोगों की अब तक मौत की खबर है दोस्तों। और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। जिस समय आप खबर सुन रहे होंगे, उत्तर भारत में भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में अकेले हिमाचल प्रदेश में 22 लोगों की मौत और 6
लापता बोले तो मृत होने की आशंका है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और दुर्घटनाएं जारी हैं दोस्तों। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी मानसूनी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई घर पानी में बह गए हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। उनके जिंदा रहने की संभावना भी काफी कम है दोस्तों। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग लापता है उनके लिए प्रार्थना जरूर करिएगा ताकि वो सभी के सभी जिंदा मिल सके। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के ऐलान से बीजेपी क्यों होगी खुश, बेचैनी कहीं और। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जब आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम कथित शराब घोटाले के सबूत तलाश रही थी, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी ने नई जंग का ऐलान कर दिया। देश की सत्ता के लिए 2024 में होने जा रहे मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में घोषित कर दिया है। दोस्तों पहले भी कुछ संकेत दे जा चुके हैं। पार्टी ने अब खुलकर ये कह दिया है कि केजरीवाल ही मोदी के विकल्प बन सकते हैं। 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी का क्या कहना है दोस्तों, हम आपको बता दें। हालांकि भाजपा आपको यानी आम आदमी पार्टी के ऐलान को काफी हल्के में ले रही है दोस्तों। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को मिली करारी हार का उदाहरण दिया जा रहा है। केजरीवाल भले ही करीब एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले भी वो चुनौती दे चुके हैं और नतीजा आप सब देख चुके हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक कर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में कहते थे लेकिन खाता तक नहीं खोल पाए, जमानतें जब्त होती चली गई। गुजरात और हिमाचल में खाता नहीं खोल पाएंगे। शराब नीति में केजरीवाल और सिसोदिया हिट विकट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भाजपा केजरीवाल के इन बातों को दोस्तों हल्के में लेते हुए खुशियां मना रही है दोस्तों। और ऐसे में हो भी क्यों ना, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों भारत बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रसर होते जा रहे हैं दोस्तों। क्या अगली बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या कहना है आपका दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और भारी मात्रा में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक, हनुमानगढ़ी जाते समय रोका गया काफिला। बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। ये चूक उस समय हुई जब उप मुख्यमंत्री शनिवार को अयोध्या के दौरे पर थे। नया घाट स्थित चौधरी चरण सिंह घाट के समीप बने हेलीपैड से उनका काफिला जैसे ही राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी और में दर्शन पूजा करने के लिए निकला, वैसे ही कुछ कदम की दूरी पर नया घाट चौराहे के समीप ठेला पटरी व रेडी दुकानदारों के एक समूह ने उनके वाहन को रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री का वाहन रोके जाने से वहां पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस के जवान केशव प्रसाद मौर्य के वाहन की तरफ दौड़े और वाहन को अपने घेरे में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां LIC की आधारशिला स्कीम सिर्फ 29 रुपए का निवेश करने पर मिलेगा 4 लाख का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा समर्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए कई एश्योरेंस ऑप्शन उपलब्ध हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स प्लान के बाद LIC की स्कीम भारतीयों के लिए पैसा बचाने का लोकप्रिय विकल्प है दोस्तों। इसके पीछे वजह है कि इनमें निवेश करने पर कोई जोखिम नहीं होता है और इसमें मैच्योरिटी पर तय रिटर्न मिल ही जाता है। LIC आधारशिला प्लान एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, जिसे खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए तैयार किया गया है। इसके स्कीम के क्या फीचर्स है दोस्तों, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां एशिया कप से पहले पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। टूर्नामेंट में बाहर हुए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। जी हां, एशिया कप की शुरुआत से पहले पाकिस्तान टीम को तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चोट के चलते एशिया कप से बाहर हो गए हैं दोस्तों। गोल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए शाहीन के दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।